आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं एडवांस्ड अप्रोच सीरीज का अपना नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नेट और गेट एग्जाम दोनों ही एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर रिएजेंट बताना है कि आखिरकार रिएजेंट क्या रहा होगा। और क्वेश्चन देख के आपको एक बात ये पक्की समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो सिर्फ कॉन्सेप्ट है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री का है कि पहले इस OH ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री इस तरीके से है, अब जो आपके पास एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जस्ट पहले वाले के क्या है, ऑपोजिट है। तो यदि आपने एक फेमस नेम रिएक्शन पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लिक कर जाएगा और उस रिएक्शन में जो जो रिएजेंट यूज होंगे वही रिएजेंट इसमें से आ जाएगा। तो अब अगर मैं इस बात को थोड़ा अच्छे से समझाता हूं तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर स्टीरियो जस्ट क्या हो, एक रिवर्स हो, अपोजिट हो, तो उस वाले केस में आपके दिमाग में सिर्फ एक ही रिएक्शन चलना चाहिए, मेसोनोबू रिएक्शन। फेमस रिएक्शन है। टी आइफर का तो फेवरेट सवाल है ये, है ना। टाटा इंस्टीट्यूट जो अपने एग्जाम करवाता है उसका तो ये फेवरेट सवाल है और उसमें यही सारे रिएजेंट यूज होते हैं जिसमें से ये जो होता है इसको बोलते हैं DAAD, डाईथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, फिर PPS3 और एक एसिड होता है PHCOH। अब आखिरकार कैसे चीजें हो रही होंगी इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं मैकेनिज्म के माध्यम से। तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो चीजों में होता क्या है, ठीक है। हम शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर मेसोनोबू रिएक्शन। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि आखिरकार इसमें रिएजेंट क्या है आपके पास, मतलब सबस्ट्रेट क्या है। सबसे पहले यहां पर जैसे मैं R1 ले रहा हूं, यहां पर मैं आपके सामने R2 ले रहा हूं और यहां पर आपके पास जो OH है वो पहले इस तरीके से मौजूद है और जो H है वो आपके पास इस तरीके से मौजूद है। मतलब आपके पास यहाँ पर एज अ सबस्ट्रेट होता है एल्कोहल, वो 1 डिग्री भी हो सकता है और वो 2 डिग्री भी हो सकता है। सबसे पहली बात आपको सबस्ट्रेट की यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर रिएजेंट के तौर पर एक तो आप सबसे पहले यहाँ पर लेते हो PPH3, उसके बाद दूसरा होता है आपके पास एक फेमस DEAD, बात कर लेंगे DEAD क्या होता है। और तीसरा हम एसिड लेते हैं, एसिड में कोई भी आप इसको लिख देते हैं R3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, इस तरीके से लिया गया है। तो जब भी ये अल्कोहल है इन रिएजेंट के सामने आएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा, देखना जरा ध्यान से, R1 कुछ ऐसे, यहाँ पर R2 जो पहले स्टीरियो OH की थी वो अब स्टीरियो आपके पास H की आ जाएगी और यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा R3। दिस इज ऑल अबाउट मेसोनोबू रिएक्शन। बस ध्यान ही रखो कि यहाँ पर जो आपके पास ये वाला जो OH ग्रुप था इसकी जो स्टीरियो थी वो अब आपके पास इसकी स्टीरियो इस न्यू ग्रुप की कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से एक सवाल आता है कि सर आखिरकार ये DEAD क्या है। तो देखो यहाँ पर ये एक फेमस कंपाउंड है, कुछ ऐसा होता है NC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OET और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये OET, ठीक है। इसको बोलते हैं डाईइथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट। तो इसका जो फुल फॉर्म है कहीं ना कहीं D से ये आ रखा है, E से ये आ रखा है, यहाँ से ये आ रखा है और यहाँ से ये आ रखा है, DEAD। बात समझ में एकदम अच्छे से आ रखी होगी, इसी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। देखो करने को हम इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पर समझ सकते हैं लेकिन हम नेम रिएक्शन की सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन करने का अप्रोच लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको पूरा का पूरा हिंट दे चुका है कि आखिरकार मेसोनोबू रिएक्शन में ही ऐसा होता है। फिर भी अगर मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ये DEAD और PPS3 आपस में मिलकर कुछ ना कुछ खेल करते हैं।
कुछ ना कुछ इनकी बातें चलती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो ये अल्कोहल है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का इस फास्फोरस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है। तो पहले ये O प्लस PPH3 में बन जाएगा, फिर फाइनली यहाँ से RCuO माइनस उसको अटैक करेगा। जो अटैक होता है वही सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये OH ग्रुप तो पूरा भगा देता है, धकेल देता है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाता है, RCOO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी स्टोइकोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है, बोले तो अपोजिट हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। तो ये कहानी मुझे आपको सभी को समझानी थी, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यही क्वेश्चन है आपका जो मैं बताना चाहता था, यही आंसर है। बाकी सभी रिजल्ट में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फेमस क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको नेट लेवल पर भी देखने को मिल जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहते हैं देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में हम अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फास्फोरस इलाइड के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। फास्फोरस इलाइड के प्रिपरेशन की बातें कर रही हैं। देखो क्या होता है फास्फोरस इलाइड के प्रिपरेशन में। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है, इस पर अटैक किया और इसको बाहर निकाल दिया, तो PPH3 Me बन चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से प्लस माइनस के फॉर्म में यहाँ पर बन जाएगा। तो देखो A तो हो नहीं सकता, यहाँ पर C भी नहीं हो सकता, B और D में से कोई ऑप्शन होगा। इस तरीके से बन चुका है। जैसे ही ये बनेगा तो हम इसको थोड़ा बना देते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। P यहाँ पर आ जाता है आपके पास CH3 और यहाँ पर आ जाता है आपके पास PH, यहाँ पर आ जाता है PH और यहाँ पर आ जाता है PH, और इस पर क्या जाता है प्लस। फिर अगले स्टेप में आपके पास क्या है, NBULI। आपको पता है बहुत अच्छे से बेस है, और अगर ये बात आपको अच्छे से पता है, बेस तो दुनिया में क्या करने आया है, H+ खाने आया है। तो क्या करता है, ये जो सामने आपके पास बेस होगा वो बेस इस H+ को खा लेता है। इसके जो एक H+ है उसको खा लेगा। जैसे इसके H+ को खा लेगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और ये प्लस और नेगेटिव मिलकर आपस में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट नजर आएगा वह कुछ ऐसा आ जाएगा, PPH3 डबल बॉन्ड CH2। अब आप चेक कर लो ये कहां पर है, दोनों में से B और D में से कहां पर है ये, तो आपके पास ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। बहुत सिंपल है। यहां पर फास्फोरस इलाइड के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और यहां पर कुछ बात नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बाद वहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन है, जिसकी वजह से आपके पास कुछ इस तरीके से, जिसको हम इलाइड कहते हैं, फॉर्म हो जाता है। या तो ये इस फॉर्म में रह सकता है या फिर ये इस फॉर्म में रह सकता है, दोनों ही फॉर्म में रह सकता है। ये हम जनरली शॉर्ट ट्रिक के लिए यूज करते हैं, और ये जो यूज होता है फेमस विटिग रिएक्शन में यूज होता है। आप यूं कह लो विटिग रिएक्शन की एक तरीके से जान है ये रिएजेंट, और बहुत हद तक विटिग रिएक्शन सिर्फ इस रिएजेंट की चीजों की वजह से समझ में आ जाया करती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देखो, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी आपको कुछ बड़े से स्टेटमेंट आ जाएं तो उसमें से मेन बातें निकालो, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना और फिर बातों को अप्लाई करना अपने आप में अलग अलग बातें हो जाती हैं। देखो समझना, सबसे पहले क्या बोला, रिएक्शन ऑफ एम-मिथाइल एनिसोल। एम-मिथाइल एनिसोल, बात को समझना, मैं पहले बताता हूं। विथ लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, विथ ये रिएजेंट है। सबसे पहले आपके पास क्या है, ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है आपके पास, रिएजेंट है, और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया आपको फील ही आ रहा होगा, बर्च रिएजेंट की बात कहीं ना कहीं हो रही है। एंड टर्ड बुटाइल अल्कोहल, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, वर्कअप के लिए यूज कर रखा होगा। टेम्परेचर तो ध्यान ही देना, दूर ही भाग जाओ। कंपाउंड एक्स एज बेयर प्रोडक्ट, है ना, पहले इतना कर लेते हैं, कंपाउंड एक्स की बात कर लेते हैं। देखो अब अगर मैं बात करता हूं तो क्या बोला है, एम-मिथाइल एनिसोल। तो सबसे पहले आप बात कर लो एम-मिथाइल एनिसोल, ये ऐसे है। यहाँ पे सबसे पहले OCH3 बोले तो एनिसोल होता है, और यहाँ पर आप यूं बोलो CH3 बोले तो मेटा होता है। तो इसी को हम बोलते हैं मेटा मिथाइल एनिसोल। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, Li इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ले लो, Li इन लिक्विड अमोनिया ले लो, दोनों का मतलब ही हमेशा क्या होता है, बर्च रिएजेंट होता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, देखना प्रोडक्ट में पक्की बात है यहाँ पर डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे इस तरीके से, और फैशन कुछ ऐसा होगा, वो CH3 के पास भी डबल बॉन्ड रखना चाहेगा वो, और CH3 के पास भी वो डबल बॉन्ड रखना चाहेगा। क्योंकि याद करो, जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, वो हमेशा अपने पास डबल बॉन्ड बर्च रिडक्शन के प्रोडक्ट में रखना ही चाहते हैं। समझ में आ चुका है, ये बन चुका है। बोलो
इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो ऑप्शन मैच करते हैं। कहाँ कहाँ ऑप्शन, देखो ए वाला तो ऑप्शन मैच हो ही नहीं सकता, नहीं आ रहा डबल बॉन्ड, बी भी नहीं हो सकता, देखो सी वाले में डबल बॉन्ड आ रहा है और डी वाले में भी डबल बॉन्ड आ रहा है। बोलो समझ में आया? तो सी और डी में से हो सकता है। फिर क्या बोला है, ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड एक्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्ट्स कंपाउंड वाई एज मेजर प्रोडक्ट, मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कुछ कार्यक्रम करवाया गया है। बहुत बढ़िया। तो कंपाउंड एक्स एंड वाई, तो देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा सा ये केस ऐसे ध्यान रखो, मैं ऐसे समझा सकता हूं। यहां पर ये था, जब आप यहां पर लेके आ जाओगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखना दो काम होंगे। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4 और यहां से H+ ही आता है। सबसे पहले तो आप यूं कह सकते हो, यहां पर इस ईथर का एक तरीके से क्या होगा, ये वाला हो जाएगा इस फॉर्म में। सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या था, CH3 था। अब जब भी आपके पास H+ आए तो यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखना है, आइसोमराइजेशन वाली बात। जनरली क्लिक करेगी आपको ऑप्शन चेक करके। जब आप ऑप्शन देखोगे तब ऑप्शन देखने पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आइसोमराइजेशन की बात की गई है और H+ आपको संकेत दे देगा करवाना ही करवाना है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, आपके पास आइसोमराइजेशन के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम से यहां तक जो ये वाली बात हो रही है, इसी को हम कहते हैं आइसोमराइजेशन। क्या हुआ होगा जनरली इस वाले केस में, देखो यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, ये यहाँ जा रहा होगा इस तरीके से, है ना, और ये यहाँ जाके ये जो नेगेटिव आएगा इस पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा इस तरीके से। मतलब मैकेनिज्म में ज्यादा मत खो जाओ, बस इतना समझो कि यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहा है इसमें सिंपल दो स्टेप है। सबसे पहले आपने बल्क रिडक्शन करवा दिया और फिर आपने वहां पर क्या कर दिया, एक तो ईथर का हाइड्रोलिसिस कर दिया और उसके बाद आपने वहां पर आइसोमराइजेशन का कार्यक्रम करवा दिया। तो अब बताओ ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है। देखो डबल बॉन्ड इसके इस तरफ है, ये नहीं हो सकता, इसमें डबल बॉन्ड इस तरफ है तो ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आइसोमराइजेशन वाली बात थोड़ी सी टिपिकल अपने आप में बन जाती है। आपका जो प्रैक्टिस होगा वो उतना मतलब रेयर होगा, बहुत ज्यादा इसके साथ इतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा जहां पे आप आइसोमराइजेशन बहुत सारी रिएक्शंस में करवा रहे होगे। लेकिन हाँ, जब मौका मिले आपको ऑप्शंस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कह रहा हो तो समझ जाइएगा वहां पर आपके पास आइसोमराइजेशन जैसा कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा, क्योंकि ऑप्शंस ही हमें आइडिया देते हैं, ऑप्शन से ही चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एक ही बात बोलता हूं भाई, H+ का आना और H+ का जाना दिल पर नहीं लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ध्यान सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अप्रोच करो, फिर परसेंटेज की बात करेंगे। दो पार्ट में क्वेश्चन होगा, सबसे पहले आपको आंसर बताना है, उसका जो दूसरी बात होगी आपको यहां पर क्या करना है, परसेंटेज बतानी है। देखो जो थोड़े समझदार होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले ही परसेंटेज वाला कार्यक्रम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, आपके पास यहाँ पर 90% है, यहाँ पर 70% है, इसका पूछा है तो आप ओवरऑल कैसे निकाल सकते हो, 90/100 गुणा मतलब इंटू 70/100 और इंटू 100। इससे आपका जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा इसकी परसेंटेज आ जाएगी। कैसे, यहाँ इसको काट दो, यहाँ इसको काट दो, यहाँ इसको काट दो, 9 7 जा 63, तो आपके पास 63%, मतलब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन कट चुके हैं, मतलब बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। अरे ना होने से अच्छा है कुछ तो बोझ हल्का होना। तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पर कि आपको जो पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे अब आपके पास 2 ऑप्शन ही बचे हैं। अब दोनों ऑप्शन में से सही कौन सा है इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, NH2OH है, हाइड्रोक्सिल है और यहाँ पर कीटो ग्रुप है। आपको पता यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NOH। समझ में आ रहा है क्या, अरे याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन के केस में, कार्बोनिल कंपाउंड के केस में, तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। फिर आपके पास H2SO4 है, मतलब सामने आपके पास क्या है, ऑक्साइम, और ऑक्साइम के सामने अगर H+ दे दो तो ये तो पाप होता है। बैकमैन रीअरेंजमेंट की कहानी चल रही है और बैकमैन रीअरेंजमेंट की अगर कहानी चल रही है तो बस अब एक इतना सा स्टेप बचा हुआ है कि यहां पर आपके पास O+H2 बनेगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा, N+ आएगा, तब यहां पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा एक तरीके से। क्या होगा, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन एक तो यहां पर ये बॉन्ड कर सकती है और एक यहां पर इस तरीके से, ये तो था ही है ना,
ये वाला केस, और एक इस तरफ से ये तो माइग्रेट करेगा नहीं, क्योंकि ये तो 4 डिग्री एक तरीके से कह सकते हो आप। तो जब ये माइग्रेट करेगी यहाँ पर, तो आपके पास सबसे पहले ये 6 मेंबर रिंग किस में बदल जाएगी, 7 में। तो देखो इसमें भी 7 में बदल रही है और इसमें भी 7 में बदल रही है, लेकिन जहां से माइग्रेट करती है उस तरफ NH आता है। देखना, ध्यान सुनना, आपके पास कुछ ऐसा है, R यहां पर है आपके पास C डबल बॉन्ड N, यहां पर क्या है OH और यहां पर है R, ये है R1 और ये है R2। मैं बोल रहा हूं कि R2 ग्रुप मान लो माइग्रेट कर रहा है, मान लो थोड़े समय के लिए, तो आप क्या करोगे, इस R2 के साथ NH लेके आओगे, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप जो ग्रुप माइग्रेट करवा रहे हो ये वाला, तो इसकी तरफ ही N आएगा। तो देखो इस ऑप्शन में तो N इस तरफ जा रहा है और इस ऑप्शन में NH इस तरफ आ रहा है, जिस तरफ माइग्रेट करवाया, तो ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी आप मैकेनिज्म करो बाकायदा, बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने बैकमैन एरेंजमेंट, एक एक बात बता रखी है मैंने, डिफरेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लगने वाली हैं। क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा ओवरऑल, है ना। सबसे पहले आपने परसेंटेज का फंडा लगाया, उससे अपने क्वेश्चन को थोड़ा हल्का किया, उसके बाद आपको बैकमैन अरेंजमेंट की कहानी को लगाना है, और उसमें आपको ये पता होना चाहिए जहां पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है उसी तरफ नाइट्रोजन लगा होता है। नाउ द बारी ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखो डरने वाली बात कुछ भी नहीं है। इन द रिएक्शन द सीक्वेंस ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, आपको ये रिएजेंट दिया है। सबसे पहले आप रिएजेंट में जरा ध्यान देखो, ये आपको समझ में आ चुका होगा, दूर से ही चमक रहा होगा, वेकर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, वेकर प्रोसेस। और आपके पास इस वाले केस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस वाले केस में यहाँ पर आपके पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाली डबल बॉन्ड हट जाएगी। तो कीटोन का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, ए ऑप्शन में नहीं है और बी ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास सी और डी में से कुछ होने वाला है। हमेशा कोशिश करो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट होने से आपके थोड़े से मतलब क्वेश्चन सही करने के चांसेस हमेशा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान नहीं दोगे तो आप खुद की मैकेनिज्म लगाओगे, खुद की चीजें करोगे, तो उससे फिर बहुत ज्यादा ही दिक्कतें आपको होने वाली हैं हर तरीके से। बात समझ में आ रही है। अब क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखना। अब अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो मैं इसको दोबारा से फिर से बनाता हूं। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे था। देखो अगर हम ऑप्शन पे ध्यान ना दें तो हमारा कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि सर सामने हमें क्या दिया हुआ है, सामने हमें H2SO4 दिया है और यहाँ पर आपके पास क्या है, इस तरीके से कीटोन है, यहाँ पे भी कीटोन है। तो आपको पता है यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन की कहानी होगी, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन दोनों ही मीडियम में होता है। एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होता है और एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम में भी होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ऑप्शन ना चेक करो, डायरेक्ट करो, तो यहां से नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव यहां टैग कर जाएगा, तो आंसर कुछ और आ रहा है। लेकिन यहां पर जब आप इसको और इसको चेक करोगे, देखो ये सीधी सी बात है, ऐसा कुछ एल्डोल से बनता ही नहीं है, ऐसा बन ही नहीं सकता। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन देख के 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में एक बॉन्ड बन रही है। जैसे मैं अगर फिर से यहां देखूं तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 4 करते हैं और इसको 5 करते हैं। मतलब इस C डबल बॉन्ड O को हम ऐसे ही रहने देते हैं इस तरीके से, इससे कोई मतलब ही नहीं हमारे पास। जब मैं इसका और इसका इस तरह से रिएक्शन करवाऊंगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इसके साथ अटैक करेगा, तो यहाँ पर OH और CH3 आएगा, तो आपको पूरा यही मिलने वाला है। तरह मैच कर लो। बस देखने में अजीब लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन होते हैं छोड़ने के लिए, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन बन जाता है। देखो सबसे पहले कैसे, जब आपने जोरों शोरों से स्टार्ट किया होगा तो पहले वेकर प्रोसेस लगाया, कीटोन बनाया, ठीक है, खुश हो गए होगे। लेकिन अब आपको पहले ये तो पहचानना पड़ेगा कि कीटोन के सामने जब H2SO4 आएगा तो यहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन है, और एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक मीडियम के साथ साथ एसिडिक मीडियम में भी होती है। ये बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। उसके बाद अब आपको यहां पर थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तिगड़म लगानी पड़ेगी कि अगर यहां पर नेगेटिव बनता है तो यहां अटैक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा, ऐसा आंसर ही नहीं नजर आ रहा। तो इसका मतलब फिर दूसरा रास्ता ये होगा कि यहां पर नेगेटिव आएगा, इस पर अटैक करेगा, फिर जाके कुछ ऑप्शन ऐसा बन रहा है। तो थोड़ा सा मतलब आपको हल्का सा कंफर्टेबल होना चाहिए मैकेनिज्म के साथ। जब आप मैकेनिज्म के साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप बोलोगे सर पहली बार हमने किया तो उतनी मेहनत तब की, फिर जब दूसरी बार करेंगे और मेहनत करेंगे। तो ये प्रैक्टिस के साथ होता है। आप जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करोगे मैकेनिज्म को, उतना वो एकदम टिप्स पे आ जाती है। कभी कभी कोई स्टेप हमें नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हम एकदम सीधे आंसर पे आ जाया करते हैं। तो बस आंसर फिर अगर मैं अल्टीमेट बताऊं तो आपके पास
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, मैंने कहां से शुरू किया था? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मिस नोबू रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने इसका सबस्ट्रेट भी बताया, मैंने इसके रिएजेंट्स भी बताया, मैंने इसका प्रोडक्ट बताया। खास बात थी कि प्रोडक्ट में ये वाली सारी चीजें क्या होती हैं, चेंज। उसके बाद अगली बात क्या है, ये फास्फोरस इलाइट का प्रिपरेशन बिटिंग रिएक्शन की कहानी में यूज होता है। ये स्टेटमेंट पढ़ो, आंसर पाओ, इस टाइप का बन जाएगा। इस वाले केस में क्या है, बैकमैन रेट का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा परसेंटेज का आइडिया होना चाहिए, कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, जहां पर इस चीज को आप देखिए, कभी कभी दिमाग में होता है कि कोई अजीब सा स्ट्रक्चर होगा तो अनस्टेबल होगा, ऐसा दिमाग में अपने मत बना लीजिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं।